नमस्कार दोस्तों, न्यूज क्लिक के इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। आज हम दोबारा लाइव कर रहे हैं और लाइव कर रहे हैं अपने खास नक्शे के साथ। और नक्शे पे जाने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन, दोनों की अहम बैठकें हो चुकी हैं। और एनडीए की तरफ से जिस तरह की बैठक हुई है, और उस बैठक से पहले ही एक बात साफ हो गई थी कि दो जो अहम किरदार किंग मेकर्स होंगे वो अपनी भूमिका, अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और यह बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि चंद्रबाबू नायडू ने भी अपना एजेंडा या कहिए अपनी डिमांड मोदी सरकार के सामने रख दी है, मोदी जी के सामने रख दिया है। और उन्होंने बकायदा सूत्रों के हवाले से अगर मानी जाए तो ये कहा है कि वह चाहते हैं कि स्पीकर का पद उनको मिले, वह चाहते हैं कि जो फाइनेंस मंत्रालय है वो उनको मिले। इसी तरह से नीतीश कुमार ने भी अपना एजेंडा रखा है, चिराग पासवान ने अपना एजेंडा रखा है, जीतन मांझी ने अपना एजेंडा रखा है। यानी एक बात साफ है कि 240 पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सामने इस समय एक बड़ी मजबूरी है कि उन्हें संभवतः जीवन में पहली बार गठबंधन राजनीति की ओर जाना पड़ रहा है और अपना जो पूरा अहंकार उनका चूर चूर हुआ है उसके बाद दूसरे ढंग की डीलिंग में मजबूर होना पड़ रहा है। तो इस पे किस तरह से मोदी जी पहुंचे हैं और खास तौर से जो इतना बड़ा झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 7 चरण में चुनाव लगा है उसमें बीजेपी को मिला है, उसका जमीनी आकलन नक्शे के साथ। और ये नक्शा बहुत खास है। हमारे साथ बप्पा मौजूद हैं और ये नक्शा एक ऐसा इंटरैक्टिव नक्शा है जो न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप खुद भी जा सकते हैं और देख सकते हैं इस नक्शे का जो पूरा डायनामिज्म है। थोड़ा सा इस नक्शे के बारे में भी बताइए, फिर हम चलेंगे इस पूरे चुनाव के गेम चेंजर स्टेट की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश की तरफ। बप्पा, हाँ, तो ये जो नक्शा है ये कंप्लीटली इंटरैक्टिव नक्शा है और आप जब से देख रहे हैं इसमें जनरल इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस जो हुए हैं, तो ये 4 स्टेट में जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं, आप वहां पे भी उनका भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर भी जा सकते हैं, उड़ीसा, तमिल और ये आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन हम जनरल हम लोकसभा के चुनावों का बात करते हैं और यहाँ पे आप ये ऑल इंडिया लेवल का एक पिक्चर है। और ये ऑल इंडिया लेवल के पिक्चर में आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप क्लिक करेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिटेल, ये थोड़ा ज़्यादा ही क्लिक कर दिया मैंने, बट अब लाइट क्लिक करेंगे तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिटेल आपको दिखेगा। हाँ, जैसे चूरू दिखाई दे रहा था। हाँ, या फिर अगर हम यहाँ करें तो ये बीकानेर दिखाई दे रहा है। और हाँ, उसमें कौन विनर है और बाकी पार्टियों को कितने वोट मिले हैं। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि नोटा और अदर्स का भी जिक्र है यहाँ पर। हाँ, और अगर आप तो आप ऑल इंडिया का एक विश्लेषण कर सकते हैं, आप कोई स्टेट में जाके उसका विश्लेषण कर सकते हैं। और ये जो एडवांस्ड ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं पिछले इलेक्शनों से। 2014 से लेकर 19 और 24 3 चुनाव का ब्यौरा इसमें है। हाँ, और फिर आप इसका रिजर्व अनरिजर्व सीट्स का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर हम शुरू से हम इसका एक ऑल इंडिया लेवल पे जो देख रहे हैं, तो कल के इलेक्शंस के बाद बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। वो तो क्लियर कट है जी कि बीजेपी को पिछले इलेक्शन में 2019 में 303 सीट मिले थे, उससे 63 सीट्स घटकर 240 में आ गया है। बीजेपी का वोट शेयर 1% अराउंड करीब 1% गिरा है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस बार बीजेपी ने काफी ज्यादा सीट लड़े थे। जैसे कि आप देखेंगे कि तमिलनाडु में पिछले बार एआईडीएमके के साथ उनका गठबंधन था, तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही कम सीट लड़े थे। इस बार उन्होंने तमिलनाडु के पूरे 39 सीट्स में वो लड़े हैं। पिछले बार उनका महाराष्ट्र में ज्यादा सीट कम सीटों में गठबंधन था, शिवसेना के साथ गठबंधन था। इस बार वो डोमिनेंट पार्टनर थे तो उन्होंने ज्यादा सीट लिए हैं। उसी तरह से उड़ीसा में शायद पिछली बार ऑलमोस्ट इतना ही था। लेकिन और एक कोई बड़े स्टेट में उन्होंने ज्यादा सीट में
उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जैसे इस बार उन्होंने तेलंगाना में भी ज्यादा लड़े ना, तेलंगाना में भी उनके पास सीट शेयर भी उनका बढ़ा है, वोट शेयर भी बढ़ा है और सीट भी उनके पास ज्यादा बढ़ी है। हाँ, तो दो तीन बड़े स्टेट्स में उन्होंने फुल स्टेट्स में चुनाव लड़ा है, जबकि पिछली बार वो उन स्टेट में 3-4 सीट में ही लड़े थे। तो उसके बावजूद उनका सिर्फ 1% सिर्फ नहीं 1% उनका वोट घटा है, मतलब कि उनका वोट शेयर एक्चुअली पिछले बार से कम हुआ है। तो वो सबसे बड़ा स्टोरी है। और अगर आप इसको अगर आप ये भी कर सकते हैं कि आप पिछले बार का मैप दे सकते हैं, ये पिछले बार का मैप है, तो ये जो मैप देखिए तो इस मैप का रंग ही अलग है जी। तो ये इस मैप में ये वाला बेल्ट छोड़ के, ये साउथ और ये ईस्ट का बेल्ट छोड़ के, आप पिछले बार उन्होंने लगभग पूरा भारत को ही स्वीप कर लिया था जी। लेकिन इस बार का मैप नहीं, ये तो 2014 में भी सेम से, 2014 में भी, क्योंकि इसीलिए वो बार बार कह रहे थे कि दक्षिण भारत अलग है और उत्तर भारत अलग है। हाँ। और इस बार देखिए कि तस्वीर बिल्कुल दूसरी दिखाई दे रही है। इस बार का तस्वीर में ये बहुत आ गए। ये जो पूरा बेल्ट है, ये नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, कुछ हद तक बिहार, झारखंड, ये जो, और इवन बंगाल में भी, तो ये पूरा बेल्ट तो बंगाल में पिछली बार 19 सीटें मिली थी। बंगाल में पिछली बार 18 सीटें मिली थी। 18 सीटें मिली थी। इस बार उनका सीट कम हो गए। और ये वाला कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र भी बहुत अहम है। हाँ, तो यहाँ पे उनके मेजर लॉसेस हुए हैं और उसीलिए ये इलेक्शन बदल गया है पिछले बार के कंपैरिजन में। तो इस बार तो रंग बिरंगा काफी हो गया, यानी एक डाइवर्सिटी आ गई है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इसी डाइवर्सिटी की वजह से मोदी जी को अपने जीवन में पहली बार एक गठबंधन सरकार की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं 240 सीटें हैं और बहुमत नहीं मिला है बीजेपी को अपने बल पर। इसमें सबसे पहले बापा मैं आपसे जानना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आप उत्तर प्रदेश जी आ गया, स्टेट में क्लिक करते हैं, हम इसको 2019 से कंपेयर करते हैं फिगर्स को जी। तो ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि वो टॉप पार्टी रहे ही नहीं गए। पिछली बार उनके 62 सीट्स थे जी, और अलायंस में उनके और अपना दल के 2 सीट मिला के उनके 64 सीट्स थे। इस बार बीजेपी 33 सीट में आ गया है और अलायंस में आरएलडी उनका अलायंस पार्टनर एक ज्वाइन हुआ है जी, बट उसके बावजूद वो 35 सीट में अटक गए हैं, पूरा एनडीए अलायंस। इस बार तो बीजेपी को अपना जो सीटें गई हैं वो 29 सीटों का नुकसान सिर्फ इस प्रदेश में हुआ है, जहां से द ग्रेट राम मंदिर, राम मूवमेंट और राम मंदिर की में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की। और मैं चाहूंगी कि अगर हम चलें जरा अयोध्या की तरफ भी दर्शन कराएं, क्योंकि बहुत बड़ी खबरें चल रही हैं वहां से। हाँ। एक मिनट, सॉरी, ये है फैजाबाद। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर हम देखें फैजाबाद, और अगर आपको मैं दिखाना चाहूं कि ये जो फैजाबाद है, यहां पर अगर आपको दिखाई देगा फैजाबाद, ये फैजाबाद वो जगह है जहां से दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनावी यात्रा अघोषित तौर पर जनवरी 2024 में शुरू की। यहां पर भव्य दिव्य आयोजन हुआ, रामलला की प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा, और कहा गया कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाएंगे उन्हें हम लाएंगे। लेकिन यहां का जो परिणाम है, देखिए, अवधेश प्रसाद जी जीते, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं और दलित नेता हैं ये, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमपी हैं लल्लू सिंह, उनको यहां से हराया। तो ये अपने आप में काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है कि फैजाबाद, जिसके अंदर अयोध्या आती है, वहां पर यह हाल हुआ। और मुझे लगता है कि अगर हम ये भी देख सकें कि बाकी जो आसपास के इलाके हैं, ये देखिए बस्ती है, वो भी इसी के इर्द गिर्द है, और एक श्रावस्ती भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी देखिए समाजवादी पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा, जिन्होंने जो राम मंदिर ट्रस्ट बना
नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे यहाँ पे लड़ रहे थे, यानी सीधे पीएमओ से जो पहले जुड़े हुए अधिकारी हैं उनके बेटे यहाँ पे लड़ रहे थे, वो भी हारे हैं और यहाँ पर जीत हुई है समाजवादी पार्टी की। नीचे जी सुल्तानपुर और ये अंबेडकर नगर, क्योंकि अंबेडकर नगर से भी खबरें बहुत तेजी से आ रही थी कि भाई अंबेडकर नगर में इंटरनेट काटने की बात है। मैं चाहूंगी कि लोग वो भी देखें जो एक हमारा इलाहाबाद है, इलाहाबाद फूलपुर वाला जो इलाका है, कौशाम्बी है ये जी। प्रतापगढ़ देखिए, प्रतापगढ़ भी निकला, ये फूलपुर से बीजेपी जीती है, बहुत छोटे मार्जिन, बहुत छोटे मार्जिन से। यहाँ पर जो मार्जिन है वो काफी कम है, करीब 4,000 का मार्जिन है, लेकिन इलाहाबाद इन्होंने जीता है। इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद तो ये इसमें आएगा। यहाँ पे फतेहपुर जीता इन्होंने जी, कौशाम्बी जीता, बांदा जीता, प्रतापगढ़ जीता है, इलाहाबाद। तो अब आप देखिए कि इलाहाबाद जहां पर इतना दांव पे लगा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे अपने खोल दिए थे, तमाम पुराने लोग, यहां तक कि योगी के कैबिनेट मेंबर्स। लेकिन जब हमने इलाहाबाद की रैली देखी थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, क्योंकि गठबंधन था यहां पर, उसके बाद से लग रहा था कि एक बड़े पैमाने पर चेंज यहां पर हो रहा है। एक बेल्ट के हिसाब से भी अगर आप बताएं तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अक्सर इसको अलग अलग बेल्ट में देखा जाता है। हाँ, तो इसमें आप अगर जी तो अगर ये ऐसे यूज करते हैं, अगर आप मोटा मोटा मान लेंगे तो ये जो बेल्ट है, ये वाला, तो ये पश्चिमी यूपी, जो जिसको वेस्टर्न यूपी बोलते हैं। और यहां से अगर आप ये वाला जो हिस्सा है, ये ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल जिसे कहते हैं हम, और अंदर वाला हिस्सा को टिपिकली अवध कहा जाता है, जहाँ पे लखनऊ आ गया और बाकी अयोध्या आ गया, क्योंकि अयोध्या नगरी भी अवध के हिस्से में ही है। और ये नीचे वाला जो रीजन है जो कि एमपी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बुंदेलखंड मानते हैं। हाँ। तो अगर मोटा मोटी ये 4 हिस्सों में यूपी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है वो तराई की भी है। यहाँ मतलब ऊपर वाला बेल्ट जो है, जो जुड़ा हुआ है, उसे तराई के तौर पे भी लोग देखते रहे हैं। हाँ, जो नेपाल के साथ बॉर्डर जुड़ता है। और यहाँ हर रेंज में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी को नुकसान सिर्फ एक क्षेत्र में हुआ। जो 4 हिस्सों में बांटा जाता है अक्सर उत्तर प्रदेश को, उसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि सारे हिस्सों में ही एक बड़े पैमाने पर चेंज आया है। और इस चेंज में टैनी भी हारे हैं। हाँ, टैनी का सीट शायद नहीं, ये नहीं, ये यहाँ से टैनी हारे हैं। और टैनी वही हैं जिनको प्रचार करने के लिए अमित शाह जी गए थे, और इनके बेटे पर ही आरोप है, जो वीडियो भी जाहिर है, जिसमें उन्होंने आंदोलन करते हुए किसानों के ऊपर अपनी एसयूवी चलाई थी। उनकी एसयूवी चली थी, तब से किसानों का मूवमेंट था यहाँ पर। और उसके बाद अमित शाह जी गए और उन्होंने हाथ रख के कहा था कि मैं इसे बहुत बड़ा और बना दूंगा। तो ऐसा दिखाई देता है कि इस बार, पिछली बार विधानसभा में तो बीजेपी जीती थी यहाँ से, लेकिन लोकसभा में टैनी जी के लिए हार रही। अब हम चलना चाहेंगे थोड़ा सा महाराष्ट्र की तरफ, क्योंकि महाराष्ट्र भी एक बड़ा गेम चेंजर रहा। और वहां पर जो पूरा का पूरा प्लान था भारतीय जनता पार्टी का, वह उस तरह से ऑपरेट करता हुआ नहीं दिखाई दिया। क्या हमें दिखाई दे रहा है बहुत खास इस नक्शे में? आप अगर दोबारा से अगर पिछले वाले नक्शे में देखेंगे तो आपको ये हमारे पास 2019 का है। ये 2019 का जो नक्शा है, वहां पे आप देखेंगे कि उन्होंने महाराष्ट्र को भी लगभग पूरा ही स्वीप कर लिया था। ये जो सैफरन में है ये बीजेपी के हैं, और ये जो ऑरेंज कलर के हैं ये शिवसेना के हैं। तो पिछले बार इन दोनों का गठबंधन था, तो 48 में से 42 सीट इनका था। 48 में से 42 और मतलब 6 सीट वो हारे थे बस। बट इस बार एकदम नक्शा ही बदल गया है। आप देखेंगे कि बीजेपी के 14 सीटों का नुकसान हो रहा है जी। और उनके जो अजीत
पवार वाला शिवसेना एनसीपी वो लगभग खत्म ही हो गया है। हाँ, एक सीट है। हालांकि आज वो मोदी जी के साथ बैठे हुए काफी तस्वीरें खिंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने काफी दूर बैठा रखा था उनको। और जो शिंदे फैक्शन है शिवसेना का, उनको काफी नुकसान हुआ है। और जो 11 सीटें उनकी कम हुई हैं। हाँ, अगर पिछले बार से हम तुलना करें, क्योंकि दोनों का ज्वाइंट था तो उसको उसी तरह से बांटा गया है। हाँ। कि पिछली बार इनके इलाकों में जहां लड़े हैं उसके हिसाब से। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर दो जो शिवसेना के फैक्शंस हैं वो लगभग उद्धव ठाकरे वाला फैक्शन को 9 सीट मिले हैं, और ये क्या बोलते हैं शिंदे वाला फैक्शन को 7 सीट मिले हैं जी। तो अगर उस हिसाब से उद्धव ठाकरे फैक्शन को ही अभी मेन शिवसेना मानना पड़ेगा। और सिमिलरली ये शरद पवार फैक्शन ऑफ एनसीपी के वो उसमें बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है। शिवसेना में भी तो फिर भी थोड़ा दोनों साइड में मिले हैं, बट एनसीपी शरद पवार वाला एनसीपी को जी 8 सीट मिले हैं, भाई अजीत पवार वाला एनसीपी को सिर्फ 1 ही सीट मिला है। 1 ही सीट मिला है। और ये नक्शा भी दिखाई दे रहा है कि क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देखें तो ये देखिए कि बहुत कोशिश करके इस बार शरद पवार ने अपना जो पुराना इलाका है, जो मराठा इलाका और जिसके लिए बहुत जाने जाते रहे हैं, शुगर मिल वाला पुराना इलाका, बहुत बुजुर्ग हैं शरद पवार, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। ये सारा जो पूरा का पूरा इलाका हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये है इनका जो इलाका था, ये बीजेपी ने जीता है यहाँ पे सतारा वाला, और ये एनसीपी की जो सीट है वो यहाँ पर गई है, और ये शिवसेना शिंदे वाली है। ये पूरा का पूरा इलाका उनके पास है, शरद पवार वाला, ये जो ब्लैक में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरी बेल्ट है, एक तरह से आप जो नासिक वाली, जो प्याज वाली बेल्ट मानी जाती है, क्योंकि ये खबरें भी लगातार आ रही थी कि किसान आंदोलन का भी अड्डा रहा है ये पूरा का पूरा गढ़ जो है। और यहाँ से जो नासिक से लेकर पूरा बेल्ट इन्होंने रेंज किया था, उसमें मुझे लग रहा है कि इसको रिवाइव किया इन्होंने काफी तगड़ा जी। तो एक तो महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है कि खेला हो गया है बड़े पैमाने पर। हाँ, डेफिनेटली। अगर आप देखेंगे कि पिछले बार मैप के कंपैरिजन में जो पूरा मैप सैफरन या ऑरेंज में भरा हुआ था, इस बार ये सैफरन एंड ऑरेंज, ये जो बीजेपी और शिंदे वाला शिवसेना फैक्शन, ये बहुत लोकलाइज बेल्ट्स में मुंबई के आसपास, यहाँ पे नॉर्थ महाराष्ट्र में और ये कर्नाटक के सराउंडिंग, ये 3 सीट, ये छोड़ के ये बाकी पूरा महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र से लेके जो सेंट्रल जो शुगर बेल्ट है वो वाला पूरा और यहाँ अगर आप देखिए कि ये जो सारा जो कांग्रेस को गया है, मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी जो फायदा हुआ है वो जबरदस्त हुआ है। 12 सीटों का फायदा हुआ है बप्पा इस बार। और वो बेल्ट देखिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो इधर से लेकर यहाँ तक पूरा अलग अलग इलाकों में परफॉर्मेंस है उनका, नीचे तक शोलापुर वाला जो बेल्ट है, लातूर वाला जो बेल्ट है, नांदेड़ वाला जो बेल्ट है, क्योंकि नांदेड़, लातूर, ये सब बहुत पुराना आरएसएस का कामकाज का इलाका रहा है। नांदेड़ वाले अशोक चौहान का सीट नांदेड़ से जी हाँ, तो लड़ाई उनकी ही बीच थी और मार्जिन बहुत कम नहीं है। हाँ, ये अशोक चौहान पिछले बार कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए और फिर भी हार गए क्योंकि उन्हीं का इलाका उस तरह से माना जाता है। और ये है गढ़चिरौली। तो यहाँ पर भी जो कांग्रेस की जीत है वो भी काफी मानीखेज है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिली थी। और मुझे लगता है कि जो मुंबई वाला इलाका है, मुंबई वाले इलाके के इर्द गिर्द भी जिस तरह से जीत हुई है वह भी बहुत खास है। खासतौर से अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपका पड़ेगा मुंबई थाने। यहाँ से शिवसेना जो एकनाथ शिंदे है वो जीती हैं। बहुत छोटा छोटा सा इलाका है ये। मुंबई साउथ से आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे वाले जीते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी याद रखना होगा कि बीजेपी ने पूरी कोशिश करके पूनम महाजन का टिकट काटा
और उज्जवल निकम को मुंबई की एक सीट से उतारा था और वह सीट वो हार गए इस बार। वही उज्जवल निकम बप्पा जिन्हों कसाब को बिरयानी खिलाने वाले जो वकील थे, जिन्होंने झूठ रचा था कि कसाब को बिरयानी खिलाई गई, तो पूरा प्रचार, क्योंकि मैं जब मुंबई पहुंची थी तो उसी इलाके में, इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई थी, तो वहां पर भी जो आरएसएस के लोग मिले थे, एक भंडारा चल रहा था वहां पे, तो वो खुद ही परेशान थे कि अचानक ही ये उज्जवल निकम को लाकर कोशिश की जा रही है कि कसाब वाले फैक्टर को भुनाया जाए। तो लेकिन लगता है कि वो भुना नहीं पाए, तो इम्पोर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हम नीचे की तरफ चलें, क्योंकि हम नॉर्थ में एक और स्टेट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी का 11 सीटों का नुकसान हुआ है। ये इसके बावजूद कि वो अभी जो 4-5 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ उसमें वो जीत गए। हाँ, बम्पर जीत हुई थी उनकी जी। तो और यहाँ पे जो ये तो बीकानेर का सीट, बारमेर का सीट है, ये अगर छोड़ दे तो ये जो पूरा बेल्ट है, ये जो पूरा शेखावती बेल्ट है, वहां पे इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है जी। और खास तौर से देखिए कि ये गंगानगर वाला इलाका है, और गंगानगर से तो लगातार खबरें आ रही थी कि किसानों का हाल बहुत खराब है, बहुत नाराजगी है। बाकायदा उन्होंने पर्चे भी निकाले थे कि इस तरह के जिस तरह से पूरा माहौल बन रहा है गंगानगर में, वो बहुत भारी पड़ेगा बीजेपी के लिए। और मैं ले चलूंगी इधर आपको, ये देखिए चूरू में भी बड़े पैमाने पर चेंज हुआ था, इधर से उधर लोग गए थे, लेकिन फिर भी बनी रही। और ये है झुंझुनू। तो ये सारा बेल्ट, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था, और अगर आप विधानसभा के हिसाब से भी उठा के देखें तो ये सब उनके पास है। हाँ। और ये देखिए टोंक सवाईपुर, तो टोंक में भी बहुत दांव पे लगा हुआ था। यहाँ पर बकायदा कम्युनल प्रचार चरम पर किया गया था, और मैं चाहती थी कि हम वहां जा पाए। ये धौलपुर है, ये भरतपुर है, दौसा, और ये दौसा है। और ये सीट भी ये सीट बहुत ही सीकर वाला सीट। हाँ, सीकर वाला सीट। ये जो कॉमरेड आमरा नाम यहाँ पे जीते हैं, सीपीएम के किसान सभा के, वो किसान सभा के बहुत सालों से वो किसान सभा के एक बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं। किसान आंदोलन में उन्होंने अपना जीवन को समर्पित किया है, और उनका यहाँ पे जीतना बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्योंकि किसान आंदोलन का गढ़ राजस्थान में सीकर से। हाँ, और जब किसान आंदोलन चला भी था तो भी सीकर से बड़े पैमाने पर किसान दिल्ली की सरहद पे, दिल्ली की बॉर्डर्स पर पहुंचे थे। तो मुझे लगता है बहुत समय बाद यहाँ पर सीपीएम को और किसान आंदोलन को एक सफलता मिली है। एक्चुअली आप देखें तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट 30 साल बाद सीपीएम को एक सीट मिला है। हाँ, पूरे के पूरे इस इलाके में। 2000 के बाद सीपीएम को नॉर्थ इंडिया में कहीं सीट नहीं मिला, ये पहला सीट सीकर में काफी अहम है जी। तो अब हम एक जो सीट है और एक जो स्टेट है जहां पे काफी चेंज आया है, कुछ चेंज आया है, वो है कर्नाटका का जी। तो कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों का नुकसान है, और कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा है, और जेडीएस को 1 सीट का फायदा हुआ है। बाकी और कोई रहा नहीं यहाँ पर। हाँ। लेकिन सबसे अहम सीट मुझे लगता है कि जो सीट है वो है ये जो सारा बेल्ट इधर से गया है, और आप बीदर देख रहे हैं, गुलबर्गा देख रहे हैं, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है दूसरे ढंग से। रायचूर निकला है, बेल्लारी भी कांग्रेस ने वापस ली है, यह भी वापस लिया है। और एक मिनट जी, ये है हसन की सीट। मैं यहाँ पे जरूर चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि हसन के प्रज्वल रेवन्ना, जिन पर मास रेप का आरोप लगा, वीडियोस आए, सब कुछ आया, और मोदी जी उनके पक्ष में खड़े होते हुए ये कहते रहे कंधे पे हाथ रख के कि इनको वोट मिलने का मतलब है मोदी को वोट मिलना। तो ये एक बहुत करारा जवाब यहाँ पर, क्योंकि ये गढ़ है,
जेडीएस का गढ़ है, सबसे सिक्योर सीट मानी जाती है। और ये तो खुद ही यहाँ से एमपी, सिटिंग एमपी रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना। और हम आप जब बात कर रहे हैं तो ये गिरफ्तार हैं और एसआईटी की पूरी जांच पड़ताल चल रही है। तो कर्नाटक ने भी हालांकि उस तरह का नतीजा नहीं दिया, क्योंकि कर्नाटक में सरकार तो कांग्रेस की है और जीत उन्हें विधानसभा में ज्यादा मिली, लेकिन ऐसा लगता है कि उस जीत का उतना असर यहाँ पर लोकसभा में नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कांग्रेस ये जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में जो हुआ है कि बीजेपी को जब विधानसभा में हार मिली, बीजेपी ने इमीडिएटली जेडीएस के साथ अलायंस कर लिया। उसका फायदा बीजेपी को कुछ हद तक मिला है। इसीलिए कर्नाटक में जो एक्सपेक्टेशन था कि कांग्रेस 15 सीटों से ज्यादा करेगा, वो हो नहीं पाया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कर्नाटक में होना चाहिए था। हाँ।